राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई आशुतोष भारद्वाज शास्त्री, बांके बिहारी ज्योतिष केंद्र से। आज कल मैंने आपको जन्म कुंडली के अंदर 12 घरों के विशेषताओं के बारे में बताया था, परंतु उसमें बहुत सारी बातें भी चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको आगे, जैसे आप मेरे चैनल में जुड़ते चले जाएंगे, आपको आगे पता चलेगा कि और भी घर में और भी चीज़ें अलग आदमी को प्राप्त होती है। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अच्छी अच्छी जानकारी आपको देकर आपके जीवन से आपके जो दुख परेशानी है उसको दूर कर सकूं। तो जो आप सभी से गुजारिश है कि मैं आपको, आज कल हमने बात करी थी किस टॉपिक पर, हमने बात करी थी जन्म कुंडली के 12 घरों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में कितनी राशियां पाई जाती है, उनके ग्रह कौन से हैं, उनके स्वामी कौन से हैं, और उनमें कौन से ग्रह उच्च के और कौन से ग्रह नीच के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जन्म कुंडली के अंदर 12 राशि होती हैं। सर्वप्रथम राशि है मेष। मेष राशि के जो स्वामी हैं वे हैं मंगल देव। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं और सूर्य राशि के अंदर ही शनि देव नीच के होते हैं। और हम दूसरी राशि की बात करेंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो गुरु हैं, जो स्वामी हैं, वे हैं शुक्र देव। देखिए, जैसे कि मेष राशि को प्रथम स्थान किसको दिया है, उसका सूर्य देव को, और वृषभ राशि में किसको दिया है उसका स्थान, चंद्रमा को। तो वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के माने जाते हैं और वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह नीच का फल नहीं देता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वे हैं बुध देव, और बुध देव में राहु देव को उच्च का माना जाता है, और बुध मिथुन राशि में केतु देव नीच का फल आपको देते हैं। अब हम चतुर्थ राशि की बात करेंगे। चतुर्थ राशि है कर्क। कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा, और चंद्रदेव की राशि में मंगल देव को नीच का माना जाता है, क्योंकि मंगल देव यहां पर नीच का फल देते हैं। और एक मिनट, हाँ, और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च का फल देते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। पांचवी राशि है हमारी सिंह राशि। स्वामी उनके अंदर सूर्य हैं। देखिए, हर राशि के अंदर कोई ना कोई ग्रह उच्च का और नीच का माना जाता है, परंतु सिंह राशि एक ऐसी राशि मानी गई है जिसमें कोई भी ग्रह उच्च और नीच का फल नहीं देता है। और हम बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध उनके स्वामी ग्रह हैं और कन्या राशि के अंदर स्वयं बुध और राहु देव उच्च के माने जाते हैं। देखिए कि यही राशि एक ऐसी राशि है जिस राशि के अंदर स्वयं का अधिपति उच्च का माना जाता है, और साथ ही साथ इसमें शुक्र देव जो हैं वो नीच का फल देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि जो है स्वामी उसमें शुक्र देव हैं। शनि देव इसमें उच्च का फल देते हैं, परंतु देखो अब यहां बात आएगी ना कि इसी ग्रह में, इसी राशि के अंदर सूर्य देव हमारे नीच के हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अंदर, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो 8वीं राशि मानी गई है, और वृश्चिक राशि के अंदर
कोई भी ग्रह उच्च का फल नहीं देता। परंतु एक चीज आप देखिए, जैसे कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा घर में मंगल नीच के माने जाते हैं, ऐसी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल में चंद्रदेव नीच के माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति देव हैं। अब ये देखिए बृहस्पति देव किससे शत्रुता निभाएंगे? बृहस्पति देव शत्रुता निभाएंगे। बृहस्पति देव के जीवन में राशि के अंदर केतु देव उच्च के माने जाते हैं और वहीं राहु देव नीच का फल देते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी कौन है? मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। अब शनि देव के घर में कौन ग्रह उच्च का है? शनि देव के घर में मंगल देव उच्च के और गुरुदेव नीच का फल देते हैं। तो इसलिए क्या है, ये राशि, ये स्वामी, ये उच्च ग्रह और ये नीच ग्रह। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी देव भी शनि देव हैं। परंतु एक चीज और देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसमें भी सिंह राशि के बाद कोई भी ग्रह उच्च और नीच का फल नहीं देता है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी हैं गुरुदेव। शुक्र देव इसमें उच्च का फल देते हैं। और कौन सा ग्रह इसमें नीच का फल देता है? इसमें फल नीच का देता है राहु देव। और मैंने आपको 12 घर के बारे में लिख के दे दिया है और बता भी दिया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 12 घर हैं इनके अंदर और क्या क्या चीजें हमारे पाई जाती हैं और हम इसको आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसे कि प्रथम घर हम बात करते हैं लगन की। लगन के अंदर लगन को कहा गया है राज्य सिंहासन, मतलब राजा की तरह सुख देने वाला। ये प्रथम घर से हम जो भी इंसान जिस चीजों की सुख सुविधाएं पाते हैं वो हम प्रथम घर से देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर को राज सिंहासन का लाभ मिलेगा या नहीं प्राप्त होगा। दूसरा, मनुष्य की खुद की सेहत, खुद की सेहत, इंसान स्वस्थ रहेगा, शरीर की उसकी विल पावर कैसी है वो हम प्रथम घर से देखी जाएगी। फिर मनुष्य के शरीर की ताकत, शरीर की ताकत भी हम प्रथम घर से ही देखते हैं। फिर मनुष्य का चेहरा और रंग और रूप, मनुष्य का चेहरा, रंग और रूप, ये हम प्रथम भाव से देखते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप, लगन से आप देख पाएंगे कि मनुष्य राजा की तरह जिंदगी जिएगा या नहीं जिएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी का वृषभ लगन हो और शुक्र बन स्वामी बन के उसमें बैठ जाए तो मनुष्य को राजा की तरह जिंदगी देता है। तो ये जो पहला घर है जिसको हम लगन कहते हैं, ये राज सिंहासन देता है मनुष्य को। फिर खुद की सेहत देता है, शरीर की ताकत देता है, चेहरा उसका, रंग उसका कैसा होगा, गोरा काला, और उसका रूप मतलब उसका नेचर, उसका नेचर किस प्रकार होगा। और देखिए मैं आपको पहले भी एक चीज ज्ञात कराना चाहता हूं कि जब जैसे आगे आगे आपको चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप समझेंगे कि लगन से ही सब चीजों का प्रमाण नहीं होता, और भी स्थान भी लगन का फल दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि पहला घर लगन की ताकत है, मतलब कहते हैं हम शरीर। 8वां घर इस लगन की आंखें, जो हमें व्यापार देने की बुद्धि, चंट चालाकी चतुरता जो हमारे अंदर प्राप्त करती है। और 11वां घर जिसे हम आय कहते हैं वो है लगन के पैर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा कि लगन में अगर चंद्रमा बैठा है तो आपने पुष्टि कर दी कि भाई इसका रंग जो होगा वो गोरा होगा, इसके नैन नक्श अच्छे होंगे। नहीं, आपको इसके अष्टम घर को और 11वें अष्टम घर को तो खासकर आपको देखना पड़ेगा, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लगन के ऊपर किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि तो नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे घर, धन, दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरा घर जिसे हम कहते हैं धन। धन का मतलब है धन की सेविंग, आपके पास कितनी सेविंग है ये दूसरा घर आपको बताएगा। आपका कुटुंब और परिवार, आपकी वाणी,
आपके पड़ोसी से संबंध, यहाँ कुटुंब परिवार से संबंध भी है, और आपके पड़ोसी से संबंध, और आपकी सीधी आंख, सीधी आंख, और आपकी वाणी, ये हम दूसरे घर से देखते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के तीसरे घर, जिसको हम प्राकर्म का घर कहते हैं। तीसरे घर से हमें मित्रता, छोटे भाई बहन का सुख जीवन में है या नहीं, आपका पराक्रम, आपका साहस, और छोटी छोटी बात में टेंशन लेने वाला मनुष्य का बालक, ये हम देखते हैं तीसरे घर से। अब हम बात करेंगे चौथे घर के बारे में। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है उसको हम सुख का घर मानते हैं, जिससे कि हमारा चौथा घर हमें मकान का, वाहन का, माता का सुख देता है। जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें किस किस प्रकार का सुख मिलेगा, यहाँ पर मकान का, वाहन का, भूमि का, धन का जो सुख देने वाला घर है, वो घर हमारा चौथा घर माना जाता है। और जितने भी राइटर, जो लोग राइटर होते हैं, राइटिंग करते हैं, राइटर का भी सुख जो है, राइटर का करियर भी जो है, वो आपका चौथा घर आपको देता है। और यहां से ही हम नेता का योग, कहते हैं ना, लोगों की परिवार से लेकर बाहर समाज में कितनी लोकप्रियता है, वो भी हम चौथे घर से देखा जाता है। जो लोग पूछते हैं जी मैंने कभी अच्छा नेता बन पाऊंगा या नहीं, और जो ननिहाल का सुख है वो भी आपका चौथा घर ही आपको देता है, ननिहाल का सुख। अब हम बात करेंगे पांचवें घर की। पांचवा घर मनुष्य की सबसे पहले बुद्धि, फिर 8 से लेके 12वीं तक की पढ़ाई, संतान का सुख, प्रेम सुख। जो लोग लव में फेलियर हो जाते हैं, जो बार बार पूछते हैं गुरुजी मेरा उससे मैं प्रेम प्रसन्न चल रहा था और वो अब मुझसे दूर हो गई है, क्या मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, वो हम शुक्र से भी देखते हैं और पंचम भाव से भी देखा जाता है। मनुष्य की तरक्की, देखिए यहां भी आ रहा है स्वभाव, और नौकरी का बार बार छूटना। जैसे लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव मैं बार बार मेरी नौकरी लगती है, बार बार छूट जाती है, मेरी तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आपके पांचवा घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो आपकी तरक्की को बार बार वो रोकेगा। और ज्यादा सोचने वाला इंसान भी इस पांचवें घर से ही देखा जाता है। और पेट की समस्या भी हम पंचम घर से देखते हैं। अब हम करते हैं छठे घर की बात। छठा घर मामा का सुख, ऋण, शत्रु, और आपके जीवन में भांजा, भतीजे, आपके दोहते पोते का सुख आप छठे घर से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सातवें घर के बारे में। सातवां घर एक प्लस पॉइंट है, देखो मेन पॉइंट है, क्योंकि लगन का सामने जो सातवां घर है वो पत्नी का, मतलब लगन हमारा खुद का और सातवां घर हमारी पत्नी का। तो इसमें पत्नी का स्वभाव, मतलब सीधी पत्नी का स्वभाव, आपकी रोज की इनकम, और छोटी मोटी हवाई यात्रा हम जो देखेंगे वो सप्तम भाव से देखा जाएगा। अब और पार्टनरशिप आपकी, आपके पार्टनरशिप में नफा होगा नुकसान होगा वो आप हम देखेंगे सातवें घर से, क्योंकि लगन है अपनी प्रतिष्ठा, मतलब हमें पहनने का ओढ़ने का जो हमें शौक है, घूमने फिरने का शौक है, वो पूरा होगा ही होगा। और उसके ठीक सामने वाला जो है इनकम का है। अब रोज इनकम होगी तो आदमी सब शौक पूरे कर पाएगा, तो सिंहासन के साथ साथ सातवां घर इसलिए मेन बताया जाता है। फिर अब बात करेंगे आठवें घर की। आठवें घर से ताऊ का सुख, मृत्यु तुल्य कष्ट, गहरी सोच रखने वाला इंसान, और जो लोग डीप सोचकर उसमें से कोई चीज की खोज करते हैं वो आठवें घर वाले लोग ही होते हैं।
ठीक है। और जितनी भी आपकी जीवन काल में जो भी अचानक परेशानियां उत्पन्न होंगी वो आपका अष्टम भाव पैदा करेगा। देखिए मैंने पहले बताया था कि लगन तो राज सिंहासन है, आठवां क्यों क्यों कहा गया, क्योंकि आठवां घर है बुद्धि। जब तक जिस बालक के अंदर चंट चला की चतुरता नहीं आएगी, उसे पैसे कमाने का ढंग नहीं आने का, उसके अंदर वो फूर्ति चगलाने की चालाकी उत्पन्न नहीं होने की, तो पैसे कैसे कमाएगा। तो इसलिए लगन सिंहासन और आठवां घर उसका भाग्य है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी घर में अचानक होने वाली समस्या जो है वो हमारा आठवां घर करता है। अब हम करते हैं नवम घर की बात। नवम घर से आप देखेंगे माता पिता के जीवन के सुख। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपके नवम भाव में कोई भी ग्रह अगर अशुभ बैठा हुआ है तो आप आंख बंद करके किसी को बता दीजिएगा कि आपके माता पिता के जीवन में जी बहुत कठिनाई है, बहुत संघर्ष रहा होगा, जो हमारे पहले पूर्वज हमें बताते थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता। फिर आपका भाग्य, आपके भैया भाभी से संबंध, जो बड़े भैया भाभी के संबंध, और आप धार्मिक प्रगति जो लाता है वो नवम घर लाता है। दूसरी बात यह है, देखिए पांचवा घर 8 से 12वीं तक की विद्या का, और नवा घर 12वीं से लेकर ग्रेजुएट तक की विद्या का प्राप्त होता है। और यही हमारे पूर्वजों का हाल ही बताता है। अब हम बात करेंगे 10वें घर की। 10वां घर हमारे लिए पिता का है, क्योंकि चौथा घर हमारा माता, तो 10वां घर हमारा पिता। हमारा कर्म भाव, जो आदमी, क्योंकि तीसरे घर से मेहनत और 10वें घर से हम कर्म देखते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, कैसे कर्म कर रहा है, पिता से उसके संबंध कैसे हैं, शासन प्रशासन से उसकी बात कैसी है, उसकी लोकप्रियता शासन प्रशासन में कैसी है, पकड़ कैसी है। और जो बैठ के काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनके हमेशा ऑफिस बने होते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, अगर यहाँ पर आपके यहाँ सिंह लगन हो और यहाँ पर आपका यहाँ पर सूर्य विराजमान हो, यहाँ मंगल विराजमान हो, तो आप आराम से कहते हैं ना कि जो ये बैठ के काम करता होगा उसमें इसका नाम बहुत फैला होगा। तो 10वां घर हमारा कर्म भाव कहा जाता है। 11वां घर आय। अब 11वें घर की बात आप सुनेंगे। 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन का, बड़े भाई बहन का घर ये है। दामाद का घर हमारा 11वां घर पाया जाता है। उसके बाद ये छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं वो होता है। जो लोग हवाई यात्रा करके बाहर काम करने जाते हैं वो घर माना जाता है। जो सेटल भी हो जाते हैं वो भी घर हम 11वें घर से देख सकते हैं। उसकी आय कैसी है, वो कितने अच्छे पैसे कमाता है, उसके पूर्वजों के हालत कैसे रहे हैं, वो हम 11वें घर से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 12वें घर के बारे में। जो जन्म कुंडली का 12वां घर है, ये जेल का यात्रा, तलवे की परेशानी, हॉस्पिटल खर्चे, अधिक खर्चे, जो लोग शौक में दिखावा करते हैं उसका घर ये है। और जितनी भी जीवन में बंदिशें आती हैं उन सब के कारण जो है वो 12वां घर माना गया है। अब दोस्तों मेरी बात सुन रहे हैं आप, मैंने आपको जन्म पत्री के 12 घर के बारे में, उनके नाम और उनके जो कर्तव्य हैं वो आपको मैंने सब चीज बता दी है। आप इस चीज के बारे में सुने, इसको पढ़े और अपने जन्म पत्र में रिसर्च करें कि आपको कहाँ कैसी परेशानी है। धन्यवाद। राधे राधे।